नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मुझे जंगे आजादी का मजा मालूम है, बलूचिस्तान में जुल्म की इंतहा मालूम है। मुझे जिंदगी भर पाकिस्तान में जीने की दुआ मत दो, मुझे पाकिस्तान में इन 60 सालों में जीने की सजा मालूम है। हबीब जालिब का ये शेर, जो कि पाकिस्तान के क्रांतिकारी और व्यवस्था विरोधी कवि थे, उन्होंने ये शब्द लिखे थे और इस शब्द से जो बलूचिस्तान की बात सामने आती है, वो बलूचिस्तान की बात आज हम करने के लिए आपसे जुड़े हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा राज्य, जिसके बारे में आजकल खूब चर्चा हो रही है, खबरों में बना हुआ है, सुर्खियों में बना हुआ है बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो हिंसा की आग में जल रहे हैं, बगावत पर उतर आए हैं और वो चाहते हैं कि वो किसी भी सूरत में पाकिस्तान से अलग हो जाएं। पाकिस्तान को वो मानते ही नहीं। तो बलूचिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, बलूचिस्तान कैसे अस्तित्व में आया, बलूचिस्तान के साथ अब आगे क्या होगा, वहां के लोग कैसे जिएंगे, क्या आगे होगा, क्या पाकिस्तान का विभाजन दोबारा होगा जिस तरीके से बांग्लादेश अलग हुआ था, ये भी खबरें हैं। इन तमाम सवालों के जो जवाब है ढूंढने का हम प्रयास करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ निपुण आलम बयान जी जुड़े हैं, शिक्षाविद हैं, लेखक हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं और खास तौर पर जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उन पर खास ये नजर बनाए रखते हैं, वहां की गतिविधियों पर नजर बनाए रखते हैं और हमें समझाते रहते हैं। बहुत स्वागत है एनएमएफ न्यूज पर आपका निपुण जी। बहुत धन्यवाद निपुण जी, पाकिस्तान का बलूचिस्तान, उसकी चर्चा के लिए आज हम जुड़े हैं और जिस तरीके से मैंने बताया कि बेहद खास है पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान, लेकिन वहां के लोग ये नहीं चाहते और ना ही वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान कुछ है भी। और जिस तरीके से मैंने पढ़ा और कई इंटरव्यूज में देखा कि जो बलूचिस्तानी हैं, जो विदेश में अब रह रहे हैं, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने जबरन उन पर कब्जा किया है और एक जंग जो है, एक युद्ध जो है, वहां पर छिड़ा हुआ है, चल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। तो शुरुआत से हम शुरू करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे आपसे कि जो बलूचिस्तान है वो कैसे अस्तित्व में आया, कहां से चीजें सारी शुरू हुई और किस तरीके से पाकिस्तान ने उस पर कब्जा करना शुरू किया और आज जो हालात बने हुए हैं उस पर भी हम बात करेंगे। चेतन जी, पहले तो बहुत धन्यवाद और एक बहुत ही बेहतरीन मुद्दा आपने उठाया और मुझे लगता है इसके बारे में जानकारी होनी भी चाहिए बलूचिस्तान के बारे में। और जैसा आपने कहा कि हमारे पीएम ने भी लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को ये मुद्दा उठाया था कि भाई हम बलूचिस्तान के लोगों का दर्द समझते हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे उस मुद्दे को उठाएंगे। तो एज ए इंडियन हमें उनके मुद्दों को उठाना चाहिए, क्योंकि एक समय था वो इंडियन ही थे और आज भी वो जितना प्रेम इंडिया से करते हैं, जैसा आपने कहा कि शायद वो पाकिस्तान को कुछ मानते हैं, ये आप कंफर्म मान के चलिए कि बलूच आबादी जो है वो बिल्कुल भी पाकिस्तान के साथ अपने किसी भी तरह के संपर्क को स्वीकार ही नहीं करती, बिल्कुल नकारते हैं। उनका जो लव है, मोहब्बत है, वो किससे है अगर देखें तो इंडियन नेशनलिटी से उनका लव है। वो कहते हैं हमारी जो नेशनलिटी है वो पाकिस्तान नेशनलिटी नहीं है, हमारी नेशनलिटी इंडियन नेशनलिटी है। चलिए हम बात करते हैं कि ये मुद्दा बना कैसे, कहाँ से मुद्दा हुआ था। देखिए, जब ब्रिटिश यहाँ से जा रहे थे तो लगभग आप मान के चलिए 570 रियासतें थी, जिनमें से 552 रियासतें हमसे मिली और बाकी पाकिस्तान से मिली। और आप जानते हैं हमारे यहाँ 3 रियासतों का मामला उलझा था, जूनागढ़, कश्मीर और आपका हैदराबाद। उनको बाद में सुलझा लिया गया। ऐसे क्या था कि जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो जिसको आज हम बलूचिस्तान के रूप में जानते हैं, एक्चुअली बलूचिस्तान नाम था ही नहीं, ये नाम पड़ा है 1955 में, जब और फिर 1958 में बलूचिस्तान के अंदर गवादर पोर्ट को ओमान से खरीदकर, जो गवादर पोर्ट आज पाकिस्तान के पास में, गवादर वही पोर्ट है जो चीन के साथ सीपैक गवादर से काशगर 3214 किलोमीटर का जो चीन ब्रांड बना के तैयार किया है, वो पूरा गवादर से आपका जुड़ता है, जो ओमान के पास था। ओमान ने भी पहले हमको ऑफर दिया था कि जी आप गवादर पोर्ट ले लीजिए, लेकिन हमने नहीं लिया भौगोलिक कारणों से, भौगोलिक दूरियों के कारण। हमने ये तो नहीं कहा पाकिस्तान को दे दीजिए, लेकिन हमने मना कर दिया। तब ओमान ने उसको पाकिस्तान को बेचा और बेचने के बाद जो वर्तमान बलूचिस्तान है वो 1958 में तैयार हुआ। हम बात करें 1947 की, 1947 में 4 रियासतें थी, मकरान, कारन, कलात और लासबेला। लासबेला, मकरान और कारन, इन तीनों ने पाकिस्तान के साथ विलय किया। लेकिन जो कलात के मीर खान थे, यानी कि जो उसके नवाब थे,
जो उसके हेड थे, राजा थे, उन्होंने पाकिस्तान से मिलने को मना कर दिया। मैंने 3-4 किताबें पढ़ी बलूचिस्तान के मुद्दे पर, एक पावर फेल्योर, आबिदा की किताब है, वो बड़ी अच्छी किताब उनकी भी है। एक हमारे राजनयिक थे, मैं उनका नाम मिस कर रहा हूँ, मतलब हमारे डिप्लोमेट थे, उनकी किताब है, उन्होंने लिखा। वो ये तक भी हवाला देते हैं कि कलात के जो मीर खान थे वो भारत से विलय करने के लिए उन्होंने प्रस्ताव दिया था, लेकिन हमारे पटेल जी ने, नेहरू जी ने मना कर दिया था। रीजन था भौगोलिक कारण। एक्चुअली क्या है कि अगर हम कलात को मिलाते तो हमें वहां का एडमिनिस्ट्रेशन करना बड़ा मुश्किल होता, तो इन कारणों से हमने कलात को नहीं मिलाया। अब कलात ने पाकिस्तान से मिलने को मना कर दिया कि हम नहीं मिलेंगे, और ब्रिटिश ने जो ऑफर दिए थे, ब्रिटिश ने सभी रियासतों को, नवाबों को 2 ऑफर दिए थे। पहला ऑफर था या तो आप क्या कर लीजिए किसी भी डोमेन में, डोमेन यानी कि भारत पाकिस्तान में शामिल हो जाइए। शामिल होने का मतलब था कि जो 4 मामले हैं वो उनके पास में रहेंगे, डिफेंस, इसके अलावा आपका संचार, कम्युनिकेशन, इसके अलावा आपके वैदेशिक संबंध और करेंसी। हालांकि करेंसी सभी के साथ कंडीशन नहीं लगाई गई थी, कंडीशन केवल विलय पत्र में 3 थी। तो था क्या, इन 4 को आप क्या कर लीजिए मर्ज हो जाएंगे तो पूर्ण रूप से आपके पास मिलेंगे, बाकी पूरा अधिकार उस देश का आपके ऊपर हो जाएगा। और आप अगर ये कहते हैं कि मैं विलय नहीं होना चाहता, मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूं, तो मैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करूंगा। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब था यथा स्थिति, किसी में शामिल ना होना, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाए रखना, और उस स्थिति में रखना जो ब्रिटिश के साथ थी, उस हिस्से में बनाए रखना। तो जो मीर खान थे, यानी कि जो आपका कलात के जो खान थे, यानी कि जो हेड थे, यानी कि उसके जो नवाब थे, उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का ऑफर पाकिस्तान को दिया। लेकिन इस बीच क्या होता है कि पूरा एक घटनाक्रम चल रहा था, कश्मीर का हमारा युद्ध चल रहा था। इसी समय हमारे क्या थे, गृह सचिव थे वीपी मेनन साहब। जैसे हमारे पटेल जी आपके गृह मंत्री थे, तो वीपी मेनन साहब हमारे गृह सचिव थे, और इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। आज भारत की अखंडता को लेकर जो आज भारत का मानचित्र देखते हैं, वीपी मेनन साहब के बिना वो पूरा ना होता। वीपी मेनन का एक इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जो कलात के खान है, मीर खान, उन्होंने भारत को प्रस्ताव दिया था, लेकिन भारत ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। इसी बात को आधार बनाकर जिन्ना ने क्या किया, कलात के खान को गिरफ्तार किया, उन पर दबाव डाला, और दबाव डालकर उनको में मिलाया। लेकिन होता क्या है कि जब कलात के खान मीर खान हम मिलाएंगे, तो उस मिलाने को लेकर उनके ही भाई, यानी कि उनके जो परिवार के लोग थे, वो उसे स्वीकार कर देते, कहते कि आपने हमसे दबाव में मिलाया। और उस बार, उसी समय पहली बार क्या होता है कि वहां पर इंसरंजी, यानी हम कह सकते हैं इंसरंजी स्टार्ट होती है, विद्रोह स्टार्ट होता है 1948 में ही, पहला विद्रोह। और उसके बाद विद्रोह की पूरी श्रृंखला है, एक बार नहीं कई बार। अगर हम देखें तो आपका 48 में, 58 में, 62 में, 73 में, और 2003 से तो लगातार चल ही रहा है, 2003 से चल ही रहा है। 2000 के बाद ज्यादा बढ़ गया, ज्यादा उग्र हो गया जी। 2003 के बाद उसका भी रीजन था कि एक नवाब बुख्ती, अभी मैं देख रहा था कि आप स्लाइड में दिखा भी रहे नवाब बुख्ती की फोटो, ये बहुत ही वहां के मान्य नेता रहे, बलूचिस्तान के सीएम भी रहे थे, और दूसरा पाकिस्तान की गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी रहे थे। एक बहुत बड़ा कद था। बिल्कुल, इनके बारे में बात करेंगे, इनके बारे में बात करेंगे निपुण जी, लेकिन उससे पहले अगर आप बताएं सीपेक के बारे में, क्योंकि सीपेक की जब बात होती है तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये बात होती है कि अब बलूचिस्तान के जो लोग हैं अब वो पाकिस्तान से भी लड़ रहे हैं और चीन से भी लड़ रहे हैं, क्योंकि चीन की आर्मी वहां है। अब उसमें भी कई सवाल भी आ जाते हैं कि भाई अगर चीन की आर्मी वहां है, चीन के जो लोग हैं वहां पर अपना काम कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो बने, बलूचिस्तान के लोग बेहद परेशान हैं क्योंकि उनके खनिज पदार्थों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वहां से निकाला जा रहा है, उनको कुछ मिल नहीं रहा। अब वो पाकिस्तान से भी लड़ने को मजबूर हो रहे हैं, पाकिस्तान की सेना से भी भिड़ रहे हैं और चीन की सेना से भी कहीं ना कहीं भिड़ रहे हैं। तो अगर चीन अपना काम कर रहा है तो चीन क्या आने वाले दिनों में वापस ले लेगा, अपने लोगों को वहां से निकाल लेगा? क्योंकि काफी लंबे समय से कॉरिडोर बन रहा है और अब तक पूरा नहीं हुआ, मेरे ख्याल से 2013 से ये बन रहा है। जी बिल्कुल। मैं थोड़ा सा सीपैक के पास बताने से पहले थोड़े ये जाने कि बलूचिस्तान की जो लोकेशन है उतनी इंपोर्टेंट क्यों है, जो चीन की आंखों का तारा बलूचिस्तान बना। उसका कारण क्या, देखिए पहले तो इंपोर्टेंस को समझिएगा, इससे पाकिस्तान का भी इंपोर्टेंट पता चलेगा कि बलूचिस्तान उसके लिए क्यों इंपोर्टेंट है। और केवल चीन का इंटरेस्ट बलूचिस्तान के अंदर नहीं है, अमेरिका का भी इंटरेस्ट बलूचिस्तान के अंदर है। क्या रीजन है, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में देखा, आपने इंट्रोडक्शन में बड़ा सुंदर बताया कि जो पाकिस्तान के जब हम बात करते हैं तो 40% लैंड उनका है। और आप देखें तो जो पाकिस्तान का 2/3 जो कोस्टल एरिया है
यानी कि जो तटीय क्षेत्र है वो आपका बलूचिस्तान है, 2/3 एरिया। देखिए आप समझिएगा, पाकिस्तान के दोनों ओर क्या है आपके, और हॉस्टाइल कंट्री है, हम कहते हैं एक तरह से शत्रु राष्ट्र जैसे हैं। इधर दोनों ही के साथ पाकिस्तान के अच्छे संबंध नहीं है। बलूचिस्तान की जो पूरी बाउंड्री को देखेंगे, वो पूरी बाउंड्री ईरान और अफगानिस्तान से क्या करती है, शेयर करती है। यानी कि अफगानिस्तान से मिलती है वो, और वो आपका किससे मिलती है, आपके अफगानिस्तान से मिलती है, ईरान से मिलती है। और जो बलूचिस्तान के साथ है, यानी कि पूरे पाकिस्तान साथ में जो एक डूरन लाइन है, वो डूरन लाइन आज भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा है। अफगानिस्तान कभी भी इस डूरन लाइन को अपनी सीमा रेखा मानने को तैयार नहीं होता है। और अफगानिस्तान एक बहुत बड़े इलाके पर, आपने एक नाम सुना होगा, खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का एक प्रोविंस है, उस पर पूरे अपना क्लेम करता है। और बलूचिस्तान के भी बहुत बड़े एरिया पर अपना क्लेम करता है कि ये एरिया हमारा है। इधर हम ईरान की बात करें तो ईरान के अंदर भी बलूच आबादी है, एक बहुत बड़े एरिया में बलूच आबादी है। और ये आपने सुना भी होगा नाम, आपने एक नाम सुना होगा, हमारे एक जो मर्चेंट नेवी के कर्मी थे जिनका नाम था कुलभूषण जाधव, उनको ईरान से ही पाकिस्तान ने अरेस्ट किया था, और बाद में उनको फांसी की सजा की बातें हुई तो हमने रुकवाई थी फांसी। तो एक तो हम देखिए कि बलूचिस्तान का 2/3 एरिया वो कोस्टल एरिया है। अगर उस कोस्टल एरिया को पाकिस्तान से अलग कर दें तो पाकिस्तान एक जेल की तरह हो जाएगा, पाकिस्तान को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। पाकिस्तान की नेवी के 3 अड्डे जो है वो बलूचिस्तान में, जिसमें सबसे बड़ा अड्डा उसका गवादर है, पहली बार। और चीन को क्या होता है कि चीन को अगर अपना ऑयल लेके जाना पड़ता है, अपनी शिपिंग करनी होती है, तो उसको इंडियन ओशन से जाना पड़ता है, जिससे उसको 30,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। लेकिन जैसे ही वो गवादर से काशगर को जोड़ता है, वो दूरी घटकर उसकी 10% रह जाती है, यानी कि आपका मात्र 3,214 किलोमीटर। तो चीन के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाता है। ईरान की वजह से ये इंपोर्टेंट हो जाता है अमेरिका के लिए भी, अफगानिस्तान के लिए इंपोर्टेंट, अफगानिस्तान की वजह से इंपोर्टेंट हो जाता है अमेरिका के लिए भी, और पाकिस्तान के लिए भी हर लिहाज से इंपोर्टेंट है, चाहे वो कोस्टल सिक्योरिटी को लेकर बात करें और चाहे आपका बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर बात करें। अब ये इंपोर्टेंस हुआ। अब चीन क्यों आता है, क्योंकि चीन के लिए तो समस्या ये है, एक तो उसके साथ है मलक्का डायलेमा। आपने सुना होगा चीन हमेशा इस बात को लेकर तनाव में रहता है कि कभी भी मेरा जो सप्लाई लेन है, यानी कि जो आपका मलक्का डायलेमा, जो मलक्का स्टेट से अंडमान निकोबार के साउथ से जाती है, भारत उसको कभी भी क्या कर सकता है, कट कर सकता है। तो एक तो वो जो सिक्योरिटी कंसर्न है चीन का, उसकी वजह से वो क्या करता है, सीपैक को तैयार करता है, पहली बात। दूसरी बात क्या करता है, दूरियां कम करने के लिए चीन तैयार करता है। हालांकि काफी बड़ा कार्य उसका पूरा हो चुका है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है तकरीबन 45 बिलियन डॉलर की उसने कहा था कि हम तैयार कर देंगे, लेकिन ये 17 बिलियन तक खर्च हो गया है। अब बात ये भी हो रही है, और अभी भी काफी सारा काम बाकी है, और इतना पैसा लगा दिया गया है। इतना पैसा लगाने के बाद चीन का ये पैसा पाकिस्तान लौटा भी पाएगा या नहीं, इसको लेकर बलूची बड़ी टेंशन में कि अगर नहीं लौटा पाया तो ऐसा ना हो जो गवादर, वैसा ना हो जाए जैसा हम्मन टोटा के लेकर हुआ आपका श्रीलंका में। तो बलूचियों को लगता है कि स्थायी रूप से चीन यहाँ पर रुक जाएंगे। एक तो चीनियों के विरोध का कारण ये है, दूसरा क्या है कि बलूचिस्तान के पास में रेयर रिसोर्सेज हैं। रेयर रिसोर्स हम बात करें, जो यूरेनियम, आपने एक नाम सुना होगा, यूरेनियम, थोरियम, इस प्रकार के जो आपके एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, जिनको फ्यूचर के रिसोर्सेज माना जाता है, वो एक बड़ी बात है बलूचिस्तान के अंदर है। और बलूचिस्तान के अंदर वही फीलिंग है कि जो फीलिंग पूर्वी पाकिस्तान में कभी थी, कि पूर्वी पाकिस्तान की इनकम जो उनकी जूट से, कॉटन से होती थी, उन सबको उपयोग क्या होता है, इस्लामाबाद को डेवलप करने में होता था, कराची को डेवलप करने में होता था। तो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में ये बात होती है कि हम धरती पुत्र हैं, हम इनकम को गेन कर रहे हैं, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन पैसा हम पे खर्च ना होकर खर्च हो रहा है इस्लामाबाद, कराची के ऊपर, लाहौर के ऊपर। तो यही बात बलूचियों के अंदर है कि अभी तक तो क्या था, केवल पाकिस्तान की सेना ही हमारे यहाँ से क्या एक्सप्लोरेशन करती थी। अब चीन भी आ जाएगा तो ये आसानी से क्या करेंगे, हमारे सारे रिसोर्सेज को क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, पहली बात। और लास्ट पॉइंट इसमें यह है जो बहुत बड़ा बलूचियों के लिए है, उनका कहना यह है कि अभी तक तो क्या था, पंजाबी और सिंधियों को वहां का डेमोग्राफी बदलने के लिए बरसाया जा रहा है। कुछ वैसा ही काम जैसा चीन ने किया है। वीगर, आपने कितना होगा, चीन का एक वीगर स्टेट है चीन का, उसमें उसने क्या किया, हुआन कम्युनिटी के लोगों को बसा के, जो वहां के वीगर मुस्लिम थे,
वो ऑटोमेटिकली माइनॉरिटीज में हो गए हैं। तो पाकिस्तान क्या काम कर रहा है कि बलूचिस्तान के अंदर पंजाबी और सिंध कम्युनिटी के लोगों को बसाकर उनको माइनॉरिटी करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही अब चीनी वहां पर आ गए, चीनियों की वहां पर बस्तियां बन गई हैं, चीनियों के वहां पर होटल हैं, चीनियों की जगह जगह में पुलिस की फोर्स की जो उनकी सेना है उसकी टुकड़ियां देखने को कुल मिलती है। मिलाकर बात यह है कि कोई भी रास्ता मत छोड़िए, पूरा दबाव बना के रखिए आप, चाहे विकल्प आपके पास सारे खुले हुए हैं पाकिस्तान के पास। जी जी। अब एक लास्ट पॉइंट में कहता हूँ जी आपको, एक्चुअली गवादर को जो उन्होंने डेवलप भी किया, इससे भी आप देखें कि जो बलूचिस्तान में एक दो लोगों से बात हुई तो उन्होंने, जैसे मैं टीवी में बैठा तो उन्होंने कहा कि सर हमारे साथ प्रॉब्लम ये भी है कि जैसे ग्वादर पोर्ट को इंटरनेशनल डेवलप किया तो हुआ ये कि जो हमारे कोस्टल एरिया पर रहने वाले जो हमारे बलूची भाई बहन हैं उनका जो फिश कीपिंग एरिया है वो बहुत ही सीमित हो गया है और हमको डीप सी में जाना पड़ता है। उसके लिए हमारे पास एक बोट नहीं है, तो हमारे कोस्टल एरिया को पूरा क्या बर्बाद कर दिया है गवादर के चक्कर में। तो हमारा मछली पकड़ने का क्षेत्र भी डीप सी में है, वो हम जा नहीं पाते क्योंकि हमारे पास बोट जो है पकड़ने के लिए पुराने वाली है, मॉडर्न वाली नहीं है। तो हमारे लिए खाने की भी दिक्कत पैदा कर दी है, हमारी जो एक आइडेंटिटी है ब्लूच आइडेंटिटी उसको संकट उत्पन्न हो गया है, हमारे रिसोर्सेज का दोहन कर रहे हैं और हमारे 20,000 2005 के बाद हम देखें तो 20,000 जो हमारे बलूची नागरिक हैं उनका आज तक अता पता नहीं है कि वो गए कहाँ हैं, उनके कोई जानकारी नहीं है। तो हमको बिल्कुल एक तरह से कहते हैं ना जेनोसाइड वो करार करते हैं कि हमारे साथ जेनोसाइड हो रहा है। नहीं बिल्कुल, और आपने जब ये बात कही कि किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी जो है, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो बलूचिस्तान से खनिज पदार्थों का एक्सप्लॉयटेशन करती है और अब यूज करती है अपने तरीके से। मैं एक इंटरव्यू में देख रहा था, एक बलूचिस्तान के जो लोग हैं जो विदेशों में बस गए हैं जाके, उन्होंने ये कहा कि वहां पर जंग चल रही है, जंग छिड़ी हुई है, जिस बात का जिक्र मैंने शुरुआत में किया भी, मैंने सुना, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तानी आर्मी हमारे यहां से कोयला जो है वो निकाल कर लेके जाती है और उसके बाद कोयले का इस्तेमाल होता है और उसके बाद जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, यानी कि किताबों में लिख दिया जाता है कि बलूचिस्तान का जो कोयला है वो किसी काम का ही नहीं है, खराब है, तो आप कोयला लेके क्यों जाते हैं अगर खराब है। तो इस बात का ये चीजें भी कहीं ना कहीं निकलकर सामने आती हैं। आप एक तरफ मानते हैं कि बहुत बड़ा खनिज का वो क्षेत्र है, वहां पर सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, बहुत यूजफुल हैं, इसलिए आप वहां से उन्हें धड़ाधड़ निकाल भी रहे हैं, उसके बाद आप वहां के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें यह पढ़ा रहे हैं कि वहां का जो कोयला है या वहां के जो रिसोर्सेज हैं वो बेकार है, तो आप लेके क्यों जा रहे हैं, ये भी सवाल कहीं ना कहीं। देखिए, ये तो पाकिस्तान के साथ आप देखेंगे, पाकिस्तान के साथ ये बहुत बड़ी विडंबना है। और कोई भी कम्युनिटी अगर अपने इतिहास के साथ, अपने वर्तमान के साथ मजाक करती है ना, तो उसका इतिहास में नाम नहीं रहता, भविष्य में नाम मिट जाता है। आप अगर उनकी टेक्स्ट बुक, मैंने पाकिस्तान की एक टेक्स्ट बुक मंगाई थी मेरे एक मित्र के थ्रू, वो गए थे पाकिस्तान, तो जैसे हमारे एनसीईआरटी चलती है तो उनके स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है, 1965 का वॉर, कि 1965 का वॉर हमने भारत को हराया था, जबकि हम सब जानते हैं कि हमारी जो फोर्सेस हैं वो लाहौर का पहला जो पुलिस स्टेशन है उस पर हमने कंट्रोल तक कर लिया था, कब्जा तक कर लिया था। और फिर बाद में जब ताशकंद एग्रीमेंट हुआ उस शर्त पर हुआ था कि दोनों एरिया जिसने कब्जे को वापस करे। बंदा इतना झूठ है वहां पर इस बात को लेकर, आपसे पाकिस्तान की मानसिकता बदले की भावना में इस कदर है कि उनकी जितने भी आप मिसाइल्स देखेंगे, वो मिसाइल के नाम क्या है, गोरी, शाहीन। मैं तो कई बार पाकिस्तानियों को बोलता भी हूँ कि जो तुमने गोरी नाम रखा, जो तुमने गजनी नाम रखा, ये वो नाम है जो आक्रांता थे और जिन्होंने सबसे ज्यादा जमीन पे लूटपाट की है। तो आज जो पाकिस्तान की लैंड है सबसे ज्यादा उन्होंने वहां पे बर्बादी की है, और तुम बदले की आग में इतने भड़के हुए हो कि तुम कुछ भी करते हो। तो ये पाकिस्तान के साथ एक झूठ का प्रोपेगेंडा है जो बलूच, और आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर वाकई वो कोयला बेकार का है तो लेके क्यों जाते हो भाई, लेके क्यों जाते हो। और सुई गैस एक बड़ा वहां पे एक बड़ा रिसोर्स सुई गैस का, यही बात वो सुई गैस के बारे में बोलते हैं, और वो बहुत ही नेचुरल गैसेज है जो लाहौर की हम बात करें बहुत जगह उसका क्या होता है यूज करता है पाकिस्तान। और जैसे मैंने आपको कहा यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, ये इस प्रकार के प्रोडक्ट, इस प्रकार के रिसोर्सेज हैं जो पाकिस्तान के लिए बहुत ही रेयर है, जो बहुत ही बड़ा बलूचिस्तान को अगर देखें तो उसके अगर हम कॉस्टिंग की बात करें, करीब 1 ट्रिलियन की कॉस्टिंग है बलूचिस्तान के पूरे रिसोर्सेज की, जो अमेरिका की एक एजेंसी के द्वारा बताई गई कि वही 1 ट्रिलियन, और 1 ट्रिलियन इज वेरी ह्यूज अमाउंट फॉर द पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ा अमाउंट है। एक बात हम लोग कर लेते हैं जल्दी से, बीएलए
बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसको बीएलए भी कहा जाता है, इसका बड़ा जिक्र होता है, बड़ा रोल है। और जिनकी हम बात भी कर रहे हैं, तस्वीर भी चला रहे हैं, अकबर बुख्ती, जिनका भी बड़ा नाम कहीं ना कहीं बलूचिस्तान को बताने में कि बलूचिस्तान एक अलग देश है, पाकिस्तान से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसके हक में लड़ने की बात वो करते रहे। और उसके बाद 2005-6 में परवेज मुशर्रफ भी इस कहानी में आए और फिर उन्होंने क्या करवाया, हत्या हुई और तमाम जो चीजें हैं वो भी कहीं ना कहीं अब निकलकर सामने आती हैं। लोग जानना चाहते हैं, बेहद उत्सुक हैं। निपुण जी, अगर उनके बारे में आप बताएं, क्योंकि जब बुख्ती के बारे में आप बात कर रहे हैं तो मैंने आपको टोका कि हम उसके बारे में बात करेंगे, तो तब बताना ये जरूरी था कि परवेज मुशर्रफ भी उस कहानी में कहीं ना कहीं थे। तो जब मैं नवाब बुख्ती की बात करता हूं तो नवाब बुख्ती काफी बड़े कदावर नेता पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में रहे हैं। पाकिस्तान की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंदर वो मिनिस्टर भी रहे थे। इसके अलावा हम देखें तो बलूचिस्तान का काफी समय तक उनको कार्यकाल भी उन्होंने संभाला, बलूचिस्तान के एज ए सीएम कार्यकाल संभाला। लेकिन जब परवेज मुशर्रफ वहां पर आते हैं और परवेज मुशर्रफ आने के बाद कारगिल के बाद वहां पे तख्ता पलट करते हैं और नवाज शरीफ को हटाकर वो अपना एक रूल वहां पे स्टैब्लिश करते हैं। तो परवेज मुशर्रफ का सबसे बड़ा जो काम था वहां पर अपने आप को लेजिटिमेट करने के लिए कि कैसे भी करके मेरी लेजिटिमेसी स्टैब्लिश हो, तो सबसे पहले उन्होंने काम किया कि जो भी डेमोक्रेटिक वॉइस थी उन सबको उन्होंने दबाने का प्रयास किया। उसी आवाज में नवाब बुख्ती का नाम भी आता है। और पूरा परवेज मुशर्रफ की कोशिश ये थी कि बलूचिस्तान में किसी भी तरह की अगर वॉइस एंटी पाकिस्तान है तो उसको मैं अगर कंट्रोल करूं तो मेरी पूरी पाकिस्तान में लेजिटिमेसी आ जाएगी। देखिए, पाकिस्तान की जो पूरी पॉलिटिक्स जो है वो पंजाब सेंट्रलाइज है और पंजाबी जो कम्युनिटी है वो पूरे पाकिस्तान पे कंट्रोल करना चाहती है। तो परवेज मुशर्रफ जो थे वो थोड़ा सा आपका इंडियन स्ट्रीम से थे। आप जानते हैं कि वो यहाँ से परिवार परवेज मुशर्रफ का इंडिया गया था, वो सॉरी पाकिस्तान गया था और पाकिस्तान के वो सेटल हुए थे। तो उनकी हमेशा कोशिश क्या रही कि मैं अपने आप को साबित करूं कि मैं एक प्योर पाकिस्तानी हूं और मैं एक यूनाइट पाकिस्तान का समर्थन करता हूं। तो नवाब बुख्ती की उनकी सीधे क्या होती है, इसमें टेंशन होती है और नवाब बुख्ती अपना वॉइस 2005 के बाद वेपन उठा लेते हैं। और जैसा आपने कहा बीएलए 1964 की बना हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कहता है कि हम बलूचिस्तान को आजाद कराएंगे, फ्री कराएंगे। और देखिए, पहले जो वॉइस थी केवल कलात वाले एरिया की थी, लेकिन आज आप देखें ये वॉइस केवल कलात वाले एरिया की नहीं है। लास बेला, कारण, मकरान, ये जो इन सब एरियाज की इन सब की डिमांड बन जाती है। और जब बुख्ती साहब को, और बुख्ती साहब ही नहीं, उनके समर्थक जो थे करीब 5000 समर्थक, उन सबको क्या जेनोसाइड किया जाता है, मारा जाता है। तो पाकिस्तान के अगेंस्ट बलूचिस्तान में तभी से ही ये 2003 से शुरू हुआ था, लेकिन हम देखें लगातार बढ़ता जा रहा है। और 2015 में इसके अंदर बहुत है, 2015 में बहुत ज्यादा एग्रेशन आपको देखने को मिलेगा। और अभी फिर दोबारा से बहुत ज्यादा हिसाब देख रहे हैं, करीब 1 महीने से लगातार बलूचिस्तान के अंदर बीएलए बहुत एक्टिव हुआ है। और चीन ने भी अब क्या कर दिया है, चीन ने, अब देख मैं इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, अभी 3 दिन पहले की न्यूज है, चीन, सऊदी अरब और यूएई तीनों ने वहां पर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की बात की थी, लेकिन तीनों ही देशों ने वहां पर जो लगभग 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन तीनों देशों को करना था, इन्होंने मना कर दिया। चीन ने तो ये कहा है कि पाकिस्तान जो है हमारे इंजीनियर्स इनको सिक्योरिटी नहीं दे सकता और हम बीएलए के बढ़ते हुए अटैक के कारण हम क्या कर रहे हैं, वहां पर अपना इन्वेस्टमेंट रोक रहे हैं। यही आप देखेंगे सऊदी के, यही आप देखेंगे यूएई की। तो चीन का मुझे लगता है कि चीन कहीं ना कहीं बीएलए से खौफजदा भी है, क्योंकि काफी बड़ी मात्रा में बीएलए की ओर से अटैक जो है लगातार होते रहे। और आज की बात नहीं है, आप देखें कभी इंजीनियर की बस जा रही है चीनियों की, उस बस को उड़ा दिया। एक तो मैं होटल का नाम भूल गया जो बलूचिस्तान के अंदर है, ग्वादर के पास है, उस इंजीनियर से होटल के अंदर लोग घुसे और उनको जाके मारा, अंदर जाके मारा। तो ये यानी जो प्रदर्शन है वो अब और ज्यादा उग्र होती हुई नजर आ रही है। एक छोटा सा सवाल, आखिरी सवाल मेरा ये है निपुण जी, कि अब बलूचिस्तान आर्मी जो है, लिबरेशन आर्मी जो है, या फिर बलूचिस्तान के जो लोग हैं, चाहे वो विदेशों में भी रहते हो, बलूचिस्तान में जो रहते हो, वो अब किस तरीके से और ज्यादा चाहते हैं कि पाकिस्तान से अलग हो, और भारत से कितनी उम्मीदें अब उनकी बढ़ गई हैं? भारत क्या कुछ कर सकता है, क्या कुछ करेगा? इस पर भी मैं टिप्पणी चाहूंगा। क्या मतलब क्या हो सकता है इस पर? देखिए, पाकिस्तान तो कहता है हमेशा कि भारत का इसमें हाथ है और कुलभूषण जाधव को वो इसी आधार में फांसी देने वाले थे। लेकिन जब ये बात बार बार वो कहते भी रहे हैं,
कि कुलभूषण जाधव जी, मैं के द्वारा और तमाम जो चीजें हैं आप बलूचिस्तान में करवा रहे हैं, तमाम ये पाकिस्तान कहता रहा है। जी बिल्कुल। और उन्होंने कुलभूषण जाधव को फांसी देने का रीजन यही था कि वो प्रमाणित कर सके कि भारत के द्वारा ही बलूचिस्तान में एग्रेशन है। लेकिन जैसे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मैटर लेकर गए तो वहां पर पाकिस्तान प्रूफ नहीं दे पाया कि हम इस वजह से कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर ये इंसर्जेंसी फैला रहे थे, मदद कर रहे थे, हमने फांसी रुकवा दी कुलभूषण जाधव की। तो पाकिस्तान ये कहने की बात करता है। देखिए भारत की बात हम करें, भारत ने हमेशा कहा है कि भारत कभी भी किसी भी देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी में इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री जी बात बोलते हैं कि बलूचिस्तान की आवाज को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाएंगे, तो उन्होंने ये कहा था कि हम डेमोक्रेटिक तरीके से बात को करेंगे। हमारा कभी भी ये नहीं है कि हम जाके किसी भी देश में मिलिटेंसी को बढ़ावा दें। और रही बात बांग्लादेश की, देखिए पूर्वी पाकिस्तान को अलग करना हमारी मजबूरी हो गई थी। उसके दो रीजन थे, एक तो इतनी बड़ी संख्या में हमारे यहाँ पे रिफ्यूजी आना, और दूसरा क्या था कि जो पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान में कर रहा था उसके करने की वजह से हमारा पूरा ये जो रीजन है, यानी कि हमारा नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, ये जो पूरा हमारा बांग्लादेश सटा बेल्ट है, इसमें भी अशांति फैलने का खतरा था। तो उस वजह से हमको इंटरवीन करना पड़ा, हमको उसके अंदर एंट्री करना पड़ा, मजबूरी हमारी बना दी गई थी। लेकिन मामले में हमारी ज्योग्राफिकल इंटेंडेड नहीं है। और एक दूसरी में दिक्कत क्या है, कल को बलूचिस्तान अगर आपको अलग भी कर लेता है तो अलग करने के बाद जो वो ग्रेटर बलूचिस्तान है, तो ग्रेटर बलूचिस्तान का जो एरिया है वो अफगानिस्तान का भी एक बड़ा एरिया है, ईरान का भी एक बड़ा एरिया है। तो फिर वहां पर रिलेशंस खराब होंगे। भाई हम नहीं चाहते ईरान से हमारे रिलेशंस खराब हो, अफगानिस्तान से रिलेशंस खराब हो, क्योंकि सिंपल से हम तो ये मान के चलते हैं अफगानिस्तान हमारा फ्रेंड है, चाहे वहां पे तालिबान क्यों ना हो। कौटिल्य कहा करते थे पड़ोसी का पड़ोसी आपका नेचुरल फ्रेंड होता है, ये कौटिल्य का स्टेटमेंट है। तो अफगानिस्तान में कोई भी सरकार रही हो, भारत को इससे बहुत तनाव वाले संबंध कभी नहीं रहे हैं। तो भारत का अगर हम इसमें बात करते हैं इन्वॉल्वमेंट, मैं इसको कदाचित नहीं मानता। मैं ये जरूर मानता हूं कि कहीं ना कहीं इसमें अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है बीएलओ को सपोर्ट करने में। अमेरिका को बहुत फायदा है बीएलओ को सपोर्ट करने में। इसका एक तो रीजन क्या है, चीन के इन्वेस्टमेंट को जीरो करना, चीन को परेशान करना पहला, और दूसरा ईरान को भी परेशान करना, क्योंकि उसके तो दोनों की दोनों दिक्कत है। और बलूचिस्तान के माध्यम से अफगानिस्तान के ऊपर भी अपने कंट्रोल को बनाने का प्रयास करना। तो मैं कहीं ना कहीं मानता हूं कि इसमें वेस्ट ब्लॉक का इन्वॉल्व है, जिस प्रकार से आप देखें बांग्लादेश के अंदर और हमेशा पाकिस्तान के अंदर देखें। और जैसे आप देखिए पाकिस्तान का बड़ा इंटरेस्टिंग क्या चीज रही है, पाकिस्तान कभी भी अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट रहा ही नहीं है, कभी अमेरिका कभी चीन। और आज हम देखें तो पाकिस्तान जो नवाज शरीफ के जो भाई हैं शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ गवर्नमेंट की हम बात करें, शहबाज शरीफ गवर्नमेंट की बात करें, दोनों का झुकाव किसकी ओर है, अमेरिका की ओर है। लेकिन वहां पर जो इमरान खान है जो आजकल जेल में है, उनका झुकाव रहा है चीन की ओर। तो अमेरिका नहीं चाहता कि शहबाज शरीफ का कंट्रोल लूज हो। तो बहुत सारे फैक्टर जो इशारा करते हैं, तो यहाँ पर बीएलओ को सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि सीधा सीधा चीन के आप देखिए 60 बिलियन के इन्वेस्टमेंट है वो जीरो हो रहे हैं। और बात केवल 60 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की नहीं है, जो चीन की स्ट्रेटेजिक एज मिलती है भारत के मुकाबले, वो उसकी जीरो हो जाएगी। तो भारत का इन्वॉल्वमेंट क्या ना, मैं मानता हूँ कि संगत नहीं है। प्रमाणिकता के साथ कोई बात करें तो बात जमे भी, प्रमाण कोई है नहीं। यानी कि भारत इन्वॉल्वमेंट नहीं दे सकता है, ये भी कहीं ना कहीं बातें हैं। हालांकि उम्मीद तो है ही बलूचिस्तान के लोगों को भारत से, भारत सरकार से, लेकिन अभी फिलहाल बलूचिस्तान जो चाहता है, बलूचिस्तान अलग हो, पाकिस्तान से बिल्कुल दूर हो जाए, पाकिस्तान का कोई कब्जा उस पर ना रहे, उसके बाद भी काफी सारी मुश्किलें बलूचिस्तान के लोगों के सामने हैं। और आगे क्या जी कुछ बोलना चाहते हैं जी? चेतन जी, मैं एक बात आपको बता दूं, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात याद आ गई। मैं एक टीवी डिबेट में था, तो वहाँ एक बलूची मतलब एक्टिविटीज थे, काफी बलूच का समर्थन करते थे। उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोली। उन्होंने कहा कि आज भी बलूच के लोग जब दोपहर का भोजन बनाते हैं तो सबसे स्टार्टिंग में रोटी बनाते हैं, और उस रोटी को वो उठा के रख लेते हैं, और कब खाते हैं उस रोटी को, शाम को खाते। तो ऐसी मैं डिबेट पूछा, सर ऐसा क्यों? कहा कि हम वेट करते हैं बलूची कि इंडियन फोर्सेस आएंगी और हमको आजादी दिलाएंगे, और वो जब लड़ते हुए आएंगे तो भूखे आएंगे, हम उनको पहली रोटी क्या करेंगे, उनके स्वागत में कि आप खाइए, भोजन कीजिए। और वो शाम हो जाती है, वेट
बिल्कुल बिल्कुल, और इससे कहीं ना कहीं भारत परिवार खाता है। अब ये इन बातों से लगता है कि भारत की जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी ज्यादा बढ़ गई है कि भारत आत्मनिर्भर तरीके से तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं चाहे वो रूस यूक्रेन का मामला हो, तमाम और मामले हो, तो हर कोई अब भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखता है कि भारत उनकी मदद करेगा। चाहे हम तुर्की की बात करें, हम वहां पर पहुंचे, हमने उनकी मदद की। प्रधानमंत्री मोदी तमाम जो कार्यक्रम है उन पर भी बातें करते आए हैं, और अलग अलग जगहों पर तमाम बातें विदेशों के मंचों पर भारत की होती रही हैं। ठीक है, बलूचिस्तान को लेकर हमने बात की, पाकिस्तान को लेकर बात की कि आखिर क्या कुछ वहां पर चल रहा है, पूरी कहानी क्या रही है अब तक और आगे क्या कुछ हो सकता है, इन तमाम पहलुओं को हमने समझने की कोशिश की इस खास चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद निपुण जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इन तमाम पहलुओं को बेहद बारीकी से हमें समझाने का प्रयास किया, हमारे दर्शकों को समझाने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमने समझा कि आखिर बलूचिस्तान में क्या कुछ चल रहा है और कैसे अब आगे क्या कुछ हो सकता है, देखने वाली बात होगी। लेकिन भारत पर अब जिम्मेदारी बढ़ गई है। लोग, जो देश हैं, वो उम्मीद भरी निगाहों से भारत की तरफ देख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास चर्चा में इतना ही, खास कार्यक्रम में इतना ही। और तमाम ऐसी खबरों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।